वो ये है कि जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त हालात कोविड की वजह से हम जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल अभी इस वक्त संगीन सूरत हाल बनी हुई है पूरे देश में। और खासकर अगर हम जम्मू व कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी पिछले कई एक दिनों से हालात बदतर से बदतर जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर रेडी टू टैकल विद सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। क्या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही तो नहीं है? कहाँ कहाँ पर हमसे भी कोताही हुई? इन सब मुद्दों पर हम आएंगे। पहले इस बात पे हम खास तवज्जो देंगे कि जो हमारा आज का मुद्दा जो है एजेंट के रेडी टू टैकल सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। हमारे साथ कई एक मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे पास मेहमान, मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं। हमारे साथ है मिस्टर अब्तार नियाजी, जो कि पीएचडी स्कॉलर है और उसके साथ साथ सदर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके साथ हमारे दूसरे गेस्ट है मिस्टर इंजीनियर मुदस्सिर साहब, चूंकि वो सदर है लोलाब यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एक्टिविटीज के तौर पर काम करते हैं और बड़े नजर आते हैं उन ग्राउंड पर जब सामाजिक कार्यक्रम की बात की जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ इस तरीके से पेशे से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर अमीना, आपका भी तहे दिल से हम खुशामदीद करते हैं आज के प्रोग्राम में। उसके साथ एक और हमारे साथ गेस्ट है मोहतरमा कादिर जी, जो कि मास्टर्स है सोशल वर्क में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से आपने मास्टर्स किया है सोशल वर्क में। उसके साथ साथ आप करंटली अभी काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी न्यू दिल्ली। तो आप सबका खुशामदीद एक बार फिर से मैं करना चाहता हूँ आज के इस खास डिस्कशन पैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास जो हमारा मुद्दा है कि कोविड-19 की जो क्राइसिस खतरनाक साबित नजर दिखाई दे रही है। और खासकर हम पर्टिकुलरली आज हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि आप भी बखूबी जानते हो कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई एक दिनों से जिस तरीके से कोविड-19 के फिगर जो आंकड़े वो खतरनाक साबित होते नजर आ रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या जम्मू कश्मीर इस बात से वाकिफ है? क्या जम्मू कश्मीर इस बात से अब रेडी है इस सेकंड वेव जो पेंडेमिक है इसको टैकल करने के लिए? इस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल पहला नियाजी साहब से होंगे। नियाजी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। बताइए मुझे कि जम्मू में किस तरीके के इस वक्त कोविड-19 की जो लहर है, क्राइसिस है, इस वक्त उठ रही है, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी ऑन ग्राउंड पर इसको टैकल करने के लिए तैयार है क्या? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस एक हसास मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और आप सामने आए और इस पर बातचीत करने के लिए आपने हमें जो है यहाँ पर बुलाया। आपका आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने जी कोविड की बात की, तो कोविड से इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पूरा हिंदुस्तान जिस तरीके से जूझ रहा है, तो वो सारी फिगर्स आपके सामने हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग जो है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है, लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन वाले बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं बनी, लेकिन ये डाटा जो सामने आता है वो उसके मुताबिक ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में आज तक जितने भी केसेस, क्योंकि आज की आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में 3164 जो है कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसमें श्रीनगर से 1144 और जम्मू से 489। तो ये डाटा जो आज का हमारे सामने आता है कि आज के इतने केसेस हैं जम्मू कश्मीर में, तो इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान इस पैंडेमिक से जूझ रहा है, उसी चीज का शिकार जम्मू कश्मीर भी हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या कर रही है और क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जिस तरीके से जो एलजी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, वो लगातार सामने आकर उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास जो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं, आईसीयू के बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं।
लेकिन जो डाटा थ्रू सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर्स के जरिए या जो डॉक्टर्स ने जो डाटा दिया है, उसमें आपको पता होगा कि आप जो सिक्किम हॉस्पिटल है श्रीनगर, उनके डायरेक्टर ने कुछ दिन पहले सामने आके कहा कि जो सरकार डाटा हमें दे रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी टोटली उसके उससे हट कर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने पिछले कुछ दिनों से ये रोजगार लगाई कि सरकार इस पे जो है कुछ इकदाम उठाए, और जो केसेस बढ़ रहे हैं तो उन पे कोई कहीं ना कहीं रुकावट लगाए। अब केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें एक जो टेक्निकल चीज आपको समझने की ये जरूरत है कि वो 24 अप्रैल तक का डाटा ये है कि जो मैक्सिमम लोग कोविड के शिकार हुए हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनमें से जो 23%, तो अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 25 से 30% के बीच में जो लोग हैं वो या तो ट्रैवलर्स हैं या जो वो लोग हैं जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो इससे इस चीज का पता चलता है कि सरकार इस चीज को लेकर कितनी संजीदा है। क्योंकि जब हिंदुस्तान के बाकी मुख्तलिफ रियासतों में, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, इन जगहों पर जब कोविड के केसेस इतनी स्पीड से बढ़ रहे थे, तो सरकार को चाहिए था कि कहीं ना कहीं ट्रेवल्स जो ट्रेवल पर रोक लगाई जाती और ट्रेवलर्स को नहीं आने दिया जाता। खासकर वो लोग जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से आते हैं, तो उन लोगों पर रुकावट लगानी चाहिए थी कि ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इन्फेक्ट ना होते। अभी जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो सरकार कह रही है कि अभी हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो हैं वो 6,000 तक हैं, उनमें से अराउंड 1,000 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। लेकिन जी जो आज का डाटा आया उसमें ये सामने दिख रहा है कि सरकार आज वो चीज कर रही है जो उनको 6 महीने पहले जब फर्स्ट वेव जो है पैंडेमिक्स की आई थी, तो तब वहां से सरकार को सीख लेनी चाहिए थी और इस तरीके के कोई आइसोलेशन वार्ड और हॉस्पिटल्स जो है तब बनाने चाहिए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा से वही रहा है कि जब हम पे आ बनती है तभी हम जो है उठते हैं और उस पर आवाज बुलंद करते हैं। तो सरकार आज जो कह जी रही है कि मैं हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो है। आपके पास जी मैं फिर से आपके पास वापस आऊंगा। मैं सीधे चलूंगा जी, डॉक्टर मेरी आमिना के साथ। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ क्योंकि बहुत जी, मैं मुझे मेरी बात खत्म करने दें क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि सरकार जी जी आज कह बताइए। रही है कि हम हर जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ऑक्सीजन के लिए जो है प्लांट्स लगाएंगे या इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स की तैयारी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये इकदाम आज से 6 महीने पहले लेने चाहिए थे। जी सीधे चलेंगे हम डॉक्टर आमिर के पास। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास 23 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल से जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ तक कि 17,500 से ऊपर जो कोविड बेड्स है हमारे पास है। ऑक्सीजन प्लांट्स चूंकि हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टॉल हुए। अगर हम खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें या सोपोर की एसडीएस सोपोर की बात करें, वहां पर ऑक्सीजन जो प्लांट्स है उनका इंस्टॉल किया गया। इतना क्या आपको लगता है कि जो 1 साल पहले जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी, उस वक्त किस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने टैकल किया था? अब 1 साल के बाद जो खतरनाक सेकंड वेव जो साबित हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या लग रहा है आपको? क्या कहीं कोताही गवर्नमेंट की है या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं सिस्टम में कमी है, या क्या हम इससे वाकिफ पहले थे कि सेकंड वेव आएगी और उसके बाद हमने इसमें कोताही लापरवाही? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मैम? हाँ देखिए, जी डॉक्टर अमीना। मुझे अब क्या हेलो, हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। देखिए सर, मैं आपसे ये कहना जी चाहूँगी कि जब हमें लास्ट ईयर कोविड आया, तो उस टाइम पर हमें पता था, एक बहुत सारे रिसर्चर ने पहले ही बोल दिया था कि ये खत्म नहीं होगा, ये इजीली इट्स नॉट गोइंग टू गो। मैंने भी, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, वहां पे भी मैंने ये पिछले साल से लिखा था कि इट्स नॉट गोइंग टू गो, क्योंकि ये इजीली खत्म नहीं होगा। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती कहाँ पे है कि जिनको ऑलरेडी पता था कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो पहले से ही इन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किया। मैं सिर्फ जेएनके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रही हूँ। ये लोग इलेक्शन में बिजी रह गए, सब लोग इलेक्शन में बिजी रह गए, अपनी अपनी पार्टी फंक्शन सबने किया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा एक मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जो सिस्टम जो था पहले से हमेशा ऐसा ही था, अब कोविड की वजह से एक्सपोज हो गया है। इफ अगर आप मेरा सुन रहे हो, तो पहले जो जी सिस्टम जी जी, मैं था सुन रहा हूँ। वैसे ही था। क्या आपने कभी किसी लेबर रूम में जाकर कभी देखा है आपने? वहां पे जो पेशेंट होती है, डिलीवरी पेशेंट, उनके पास बेड नहीं होता है, एक एक बेड पे दो दो लोगों को हम लोग लिटाते हैं, ग्राउंड पे भी लोगों को लिटाते हैं, लोगों की डिलीवरी नीचे हो जाती है। कई पेशेंट ऐसे हो जाते हैं जिनको हमें खुद सीपीआर करके उनको रिवाइव करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन।
क्योंकि जी ये हमेशा कमियां थी। आज कोविड की वजह से ही आपको लग रहा है शायद, या किसी को लग रहा होगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहले से ही नहीं था सिस्टम हमेशा से। सिर्फ मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगी, हमेशा जो जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने अपना फायदा किया, उन्होंने ग्राउंड में कुछ काम नहीं किया। अगर ग्राउंड पे पहले से काम किया होता, हमारे पास एनफ प्लांट्स होते और हॉस्पिटल्स होते हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरियाज में, अगर हमारे पास एटलीस्ट हम लोग एक डिस्पेंसरी टाइप इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, मतलब जहाँ पे एटलीस्ट जब इमरजेंसी में पेशेंट है उसको वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं, वेंटिलेटर का भी इंतजाम होना चाहिए। तो यहाँ पे जी कभी नहीं था इंडिया में, हमेशा ये था राजनीति ने यही क्या, खाओ पियो और द डॉक्टर्स, बाद में ये लोग डॉक्टर पेशेंट को देखेगा या डॉक्टर सिस्टम चलाएगा। ये भी आप देखिए, डॉक्टर को पेशेंट भी देखना और जूते भी खाने हैं, तो ये तो नाइंसाफी हुई। अब रही बात है कि आने वाली सिचुएशन भी ज्यादा भयानक हो सकती है। जो अभी जो चल रहा है जी फिलहाल जेएनके में, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, बट स्टिल आज सोशल मीडिया में मैंने 2-3 ट्वीट्स देखे जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। कुछ भी किसी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके से हेल्प मांगी, हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, हमें किसी तरीके से प्रोवाइड कीजिए। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, फिर मिल गया उसको। लेकिन आने वाली जो सिचुएशन है बहुत खतरनाक हो सकती है। क्यों? वी आर केयरलेस पीपल। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि जो मतलब मैं अपने ही घर के बारे में कहूंगी, अपने ही खानदान के बारे में कहूंगी, जी 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 जब हम उन्हें सुना बताते हैं कोविड के बारे में, दे डोंट टेक इट सीरियसली, मास्क नहीं पहनते। मैम ये बताइए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, कम हुआ तो उस टाइम पर भी लोगों को मास्क पहनना था और ये इन्फोर्स करना था गवर्नमेंट को। मैंने लास्ट टाइम खुद गवर्नमेंट कुछ पुलिस वालों को देखा डीसी ऑफिस के बाहर विदाउट मास्क। जब मैंने कहा आप खुद मास्क में हो, मास्क में नहीं हो, तो आप हम दूसरों को क्या कह रहे हो? तो कहते हैं छोड़ो छोड़ो कोई कोरोना नहीं है। ये पुलिस का कहना था। अब अनफॉर्चुनेटली कि कुछ लोगों की आवाज आगे आ सकती है, कोई आगे आवाज उठा सकता है, कोई नहीं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। अगर सिस्टम अच्छा होता तो आज जो ये हो रहा है दिल्ली के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कभी नहीं होता। और दूसरा ये भी है, मतलब जो आजकल डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ट्रीट करे, इन्होंने एक ही मेडिसिन को जी पकड़ जी के रखा है, रेमडेसिविर ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। लोगों को चाहे वो 25,000 की लाए, चाहे वो 10,000 की लाए, कोई परवाह नहीं है। एक डेक्समेथासोन जो टेबलेट है वो 2-4-5 रुपए की है, उससे भी काम चल सकता है, वो भी वही काम देती है, मगर नहीं, इन लोगों को वही लिखना है। तो ये मैं ओवरऑल कहूंगी इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी पर्टिकुलर पर्सन पे आप डॉक्टर ब्लेम नहीं कर डॉक्टर सकते हो, आमीना, मैं आपके पास क्योंकि फिर ये से हमेशा से लौटूंगा। ऐसे ही था। अब आगे की सिचुएशन हमारी होने वाली है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, जैसे आपने अभी कहा 3,000। जी 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 डॉक्टर अमीना शेख, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। मैं सीधे चलूंगा इस वक्त काजल, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और अभी आपका करंटली आप वर्क कर रहे हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी न्यू दिल्ली। काजल बताए कि जिस तरीके से आंकड़े जो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से फिगर्स दिन ब दिन अपराइज होते चले आए, कोविड पॉजिटिव केस जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर बात करें, क्या लग रहा है आपको पिछले कई दिनों से ये जो अपराइज हो रहा है कोविड-19 के केसेस में, कहां पर ये कोताही कहां पर दिख रही है आपको, और क्या लग रहा है आपको, क्या सिचुएशन अभी कितनी क्रिटिकल टर्म्स है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? जी काजल। Sir, first of all, thank you so much for giving me this space where I'm share my thoughts. So, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन अभी पुट किया है, क्योंकि आज काफ़ी अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, मैं जब से मुझे मतलब ये था कि इस पैनल का मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ, तो काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी थोड़ा रिसर्च चल रहा था इसके रिगार्डिंग। तो इसमें जो ओके। बेसिक चीज़ अभी देखने को मिली, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रेज किया कि कहाँ पे जो है जो लिंक है, मतलब जिसकी वजह से ड्रॉबैक रह पा रहा है। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ऐसा, जो हमें काफ़ी हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर दिख रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का हो, या चाहे वो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल करवाने का हो, या चाहे होटल उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें वहाँ की फैसिलिटीज जो इम्प्रूव करने की बात की जाए, तो एज सच जो हमें सोशल मीडिया से दिख रहा है या न्यूज़ चैनल से दिख रहा है, तो वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है। बट हियर द क्वेश्चन राइजेस कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे वो कौन सी चीजें हैं यहाँ से चीजों में ड्रॉबैक आ रहा है, जिनके कारण की जो आम जनता है उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है। अभी हम रिसेंटली अगर बात करें, हम तो आज जम्मू में रिसेंट एक जीएमसी में केस हुआ है, जिसके कारण कि जीएमसी में ऐसा बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का या बेड्स का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है,
बट स्टिल वहाँ पे अभी एक ऐसा केस हुआ है कि वहाँ के जो कॉमन जो डॉक्टर साहब कह लें, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से जो एक कोविड पेशेंट थे उन्हें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। सो अगर हम जी बात करें कि इस टाइम में जैसे कि फर्स्ट वेव था, फर्स्ट वेव में जीएमसी की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उस टाइम पे वहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ नर्सिंग स्टाफ, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड लैक ऑफ मेडिसिन। दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग देयर इन फर्स्ट वेव। बट अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो ऐसा हॉस्पिटल की साइड से दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे इस टाइम पे नर्सिंग स्टाफ या ऑक्सीजन या मेडिसिन ऐसा कोई इशू नहीं है। बट क्या चीज थी वहाँ पे कि जो वहाँ के जो कोविड पेशेंट जो वहाँ पे आए थे उनकी डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि जो एक नेग्लिजेंसी और एक जो एटीट्यूड है हमारा, कि एक केयरलेस वाला जो हमारा एटीट्यूड बन चुका है, सीरियसनेस हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मेन इशू बन रहा है जिसके कारण कि लोगों को फेस करना पड़ रहा है। दूसरा है कि कैपेबल वर्कफोर्स, वो चाहे हम अगर बात करें भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो लगाए जा रहे हैं, या हॉस्पिटल में जो न्यू फैसिलिटीज जो हैं एज सच बेड का, ये सब चीजें, वो कॉमन मासेस के बीच में ऐसा कोई लिंक बनता नहीं दिख रहा है कि जिन्हें वो इजिली प्रोवाइड किया जाए या उन्हें इजिली वहाँ जी हॉस्पिटल जाके वो चीजें अवेल कर सके। तो मुझे एक ये दिख रहा है कि जो लिंक है, जो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रह रहा है, वो गवर्नमेंट के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा हॉस्पिटल का हम कह लें, उनके बीच का जो एक ड्रॉबैक है, उनका जो लिंक नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण कॉमन मासेस को सफर करना पड़ रहा है, और एक कैपेबल चलिए वर्कफोर्स। चलिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप दिखाई दे रही है कोविड-19 को टैकल करने के लिए, मैं सीधा चलूंगा मुदस्सिर के पास। मुदस्सिर, क्योंकि आप बजाय खुद इस वक्त ऑन ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आपकी एक समाजी एक तंजीम भी चल रही है, लोलाब यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े मसरूफ रहते हैं, आप काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि मुदस्सिर, किन क्या हालात है अभी इस वक्त? ऑक्सीजन की बार बार किल्लत कही जा रही है, ऑक्सीजन की काफी किल्लत हो रही है जम्मू कश्मीर के भी अंदर और देश के भी अंदर। जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं दिल्ली में, किस तरीके से हालात चल रहे हैं, और महाराष्ट्र की अगर बात करें, काफी हद तक जो ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको कि ग्राउंड जो रियलिटी सिचुएशन, क्या कुछ नजर आपको दिखाई दे रही है? जी मुदस्सिर। रियल कश्मीर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस समय दिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने का। ये जो इशू है यहाँ पे, जो पूरा जो हिंदुस्तान है, इसको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है नींद दी है सबकी इस कोरोना ने। तो आपको भी पता होगा, सबको पता है कोरोना पिछले साल से था, और WHO की बार बार आफ्टर वीक एंड वीक अलग अलग उनकी गाइडलाइंस आ रही थी कि कोरोना विल रिमेन फॉरएवर। जिस टाइम पे हमें वो बनाना था, मैनेजमेंट बनाना था, उसमें हम चूक गए। उसमें पूरी सरकार चूक गई, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे केजरीवाल जी हो। वो तो आज बार बार आ रहे हैं लाइव पे कि ऑक्सीजन वहां नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन हमें रशिया से मंगवाना है, ऑक्सीजन हमें बाहर से मंगवाना है। बट ये तो उनकी भी गलती है, ये हमारी सरकार की भी गलती, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो या यूपी हो, सब इसमें फेल हो गए। कलेक्टिवली सबका फेलियर ये है। तो उसके बाद काफी टाइम मिला था। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल साहब की शायरी है, वो कहते हैं ये नादान गिर गए सिजदों में जब वक्त कयाम आया, when it was time to fight, मतलब वो दे bow down on earth, उस टाइम पे वो सिजदे में गिर गए। एट द टाइम जब हमें काफी टाइम मौका था, विंटर्स, इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स थे हमारे पास, जब हम ये पूरी जो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो दूसरे कोविड प्रोटोकॉल्स हो, चाहे लोगों को एजुकेट कराना हो, चाहे हैंड टू माउथ हाइजीन उनकी पंचायत लेवल पे, अगर पंचायत लेवल पे कोई स्ट्रीट लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि 10 मिनट में वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आज ही ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया 5 दिन में, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बेड लगाने में लगी हुई है, कोई हज हाउसेस को डेडिकेट किया है कोविड सेंटर, कहीं पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दिन में आई गेस काफी ऑर्डर्स आते हैं, नए नए ऑर्डर्स इसको कंटेन करने में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दिया होता इस पे, वैक्सीनेशन पे या ऑक्सीजन बल्क ये इनटेक। मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया ने 2021 में अपना जो एक्सपोर्ट है ऑक्सीजन का वो बढ़ा दिया है। तो आप इसका क्या मानिए, ये तो नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। हमें तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड है, चाहे हम कोई भी, अगर यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज करना होता है तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई बड़ा टाइम लगता है। तो अगर वैक्सीनेशन कराने होते लोगों में, सीरियसली वो इस बात को सीरियसली लेते,
मुझे तब भी नहीं लगता कि ये कोई बड़ा डील था कि वैक्सीनेशन की ग्राउंड लेवल पे। अभी ऐसा वक्त आ गया है कि आप देख लीजिए अस्पतालों में कतारें लगी हुई है, अभी डॉक्टर भी परेशान है, अभी पुलिस भी परेशान है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। तो पिछली दफा कुछ दिन पहले डायरेक्टर जो हेल्थ के हैं उनका भी एक ये उनका वो जो उनकी स्टेटमेंट थी, मुझे लगता है वो irresponsible स्टेटमेंट उनकी थी कि वी आर रेडी टू टैकल दिस सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। मुझे खुदारा ये बात बता दीजिए, जहाँ पे इतने बड़े बड़े सुपर पावर जिनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो फेल होगी तो भाई हम किस कतार में है। 59 कल एक रिकॉर्ड थी, 59 पर लैख यहाँ पे वो क्या बोलते हैं अपना आईसीयू वो बेड्स वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, पर लैख 59 है। तो मुझे खुदारा जी बता जी दीजिए कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर एक वो फॉलो किया गया इतने महीनों। यही जो लैक उनका रहा उसी की वजह से हम इस नतीजे पे आ गए हैं। बट स्टिल वी हैव होप, हमें अभी भी वक्त है, अभी भी हम समझ सकते हैं, अभी भी हम इस जो ये पेंडेमिक है इसको हम कलेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। इस वक्त हम ब्लेम जी गेम अगर स्टार्ट करेंगे या मैं उनको को दूंगा वो मुझे कोताही करेंगे, वो मुझ में वो नुक्स निकालेंगे, दैट विल नॉट वर्क। इस वक्त हमें ये चाहिए कि हमें कलेक्टिवली वर्क करना है। मैं कल ही डीसी दोबारा जो हमारे इमामदीन साहब है मैं उनसे भी मिला कल ही, मैंने उनको फॉर्मली लेटर भी अपना वो पेश किया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो वॉलंटियर्स है, बाकी भी जो लड़के हैं स्टूडेंट्स हैं, वो रेडी है एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करने में। इस वक्त मुझे लगता है कि सभी रेडी है, दे आर रेडी टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम ज्यादा नहीं गया। चलिए आज 3164 नाजमी साहब ने अभी पूरे फिगर जो है सबके सामने रखे कि इतने आज दिन भर केसेस आए हुए हैं एंड 25 डेथ्स आज हो गई है। मैं यही दुआ करूंगा और मैं यही गवर्नमेंट से भी अपील जी करूंगा कि थोड़ा बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस है आप देख लीजिए कि शाम को एक डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से भी एक ये रिक्वेस्ट आई गवर्नमेंट को कि आप जल्द से जल्द तुरंत कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए। तो इसके पीछे भी वजह है, दे आर डॉक्टर्स, दे नो हाउ टू डील हाउ इज सिचुएशन गोइंग ऑन। मैं घर पे बैठा हूँ, I don't know the reality of hospitals. I don't know the reality of COVID centers. They are aware, they are well aware about that thing. उनको पता है, अगर उन्होंने ये बात बोली कि आप जल्द से जल्द कर्फ्यू इम्पोज कर दीजिए, लॉकडाउन इम्पोज कर दीजिए, मुझे लगता है कि एमपी साहब को इसमें कोई टाइम नहीं लेना चाहिए कि फ्यू फॉर फ्यू वीक्स यहाँ पे हमें काफी वो मतलब हम रह चुके हैं लॉकडाउन में। मुझे नहीं लगता है कि चलो वो तो पॉसिबली हो सकता है, इकोनॉमिक फॉल आउट भी है, हमारा जो जेएनडी है जी जी उसमें भी डाउनफॉल है इकोनॉमिक का। तो चलिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बट एट लीस्ट जिंदा रह के तो कर सकते हैं। जब रहेगा नहीं कोई तो मुझे नहीं लगता फिर। इसीलिए मेरी गुजारिश भी यही एडमिनिस्ट्रेशन से भी है कि आप इसको ये देख लीजिए, सीरियसली आप देख लीजिए, एंड ये जो लॉकडाउन है दैट इज द ओनली ऑप्शन। आप देख लीजिए मुंबई में पिछली दफा पर डे 7,000 जी केसेस आ रहे मुबशिर, मैं थे। आपके पास फिर से आऊंगा, मैं आपके पास मैं इस इसलिए वक्त एक सीधे एक ये मेरे डॉक्टर भाई को आमिना के इसमें पास चला जाऊंगा। डॉक्टर आमिना, मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से मुदस्सिर कह रहे हैं कि वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली, अच्छी बात है कि मिलकर साथ कर काम करना पड़ेगा और हमें टैकल करना पड़ेगा कोविड-19 के साथ। मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हालात हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के, खुदा ना खास्ता उससे बचाए जिस तरीके से हालात इस वक्त दिल्ली में बर्पा हुए हैं। हालांकि हम बखूबी जान सकते हैं कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सिस्टम का वो काफी मजबूत है जम्मू कश्मीर से। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी लहर आती है जम्मू कश्मीर में, अभी भी हमारे पास मौका है कि हम इसको टैकल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो कैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और इन एग्जैक्टली। सूरत में क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बज़ाहिर खुद इस वक्त वो ज्यादा संजीदा हो इस बारे में? क्या उन्हें पता था? क्योंकि हाल ही में अगर मैं बताऊं आपको कि 1 साल पहले कोविड आया था, फर्स्ट फेज आया था, तब से ही हर एक को पता है कि कोविड चल रहा है। क्या जो सेकंड वेव आई है, क्या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि पहले से ही इसको इसमें मुहत्तर करने के लिए? देखिए सबसे पहले तो ये सबको पता था
नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता था कोविड आया है। कोविड एक वबा है, एक ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन टू पर्सन, एंड मैंने सबसे पहले ये कह दिया था इट इज थ्रू एयरबॉर्न है। तो ये सबको पता था ये फैलेगा, एक दूसरे को लगेगा और ये इजीली जाएगा नहीं। ऐसे वायरस जो है कभी खत्म नहीं होते। अगर खत्म होना होता तो HIV एड्स को आपने सुना होगा। मैं बचपन से जब से पैदा हुई हूँ मैं रेडियो में हमेशा सुनती थी एड्स से बचे, एड्स से बचे, जबकि हमें उतना पता नहीं था बचपन में क्या पता होता है व्हाट इज एड्स। फिर जब बड़े होकर आगे पढ़ाई की तो पता चला व्हाट इज एड्स। लेकिन आज तक क्या हम उसका सोल्यूशन निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। कोई वैक्सीन आई? नहीं आई। लेकिन ये नहीं कह रही कि हमारे पास जो अभी वैक्सीन आई है वो गलत है, नहीं, वैक्सीन सबको करना चाहिए। सभी हर एक मतलब ये तो रखना चाहिए था इनको पहले से ही 18 से लेके जो अब उसके ऊपर जितने भी अबो 18 जितने भी इनको पहले कर देना चाहिए था। एंड इट शुड हैव बीन ओपन, मतलब ओपन फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन, ना कि अभी जो एक नया इन्होंने सिस्टम निकाला है कि रजिस्ट्रेशन करिए। अब आप देखिए रजिस्ट्रेशन हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हर इंसान स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहा, उनको पता नहीं है। गांव गांव के लोग हैं, बड़े सारे अनपढ़ भी हैं। मैं नहीं कह रही कि सारे अनपढ़ ही हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट भी हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन नहीं उनके पास है, उनके नॉर्मल बटन वाले फोन है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी, वो कैसे जाएंगे? वो जा सकते नहीं जा सकते। तो इसीलिए जिस तरीके से पल्स पोलियो को लेके पूरे वर्ल्ड ने एकजुट होकर उसके खिलाफ उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक पल्स पोलियो अभियान शुरू किया, जिसके कारण आज बहुत सारे बच्चे जो है 5 साल के नीचे से जो 0 टू लेके टू 5 ईयर्स ओल्ड तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री इम्यूनाइजेशन किया जाता है हर ईयर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉर्नर में होता है। उसकी वजह से आज हमारे पास इतने पोलियो के केसेस नहीं है। मेरा कहना है कि जिस तरीके से हम उसको टैकल कर रहे हैं उसी तरीके से इम्यूनाइजेशन का ये प्रोसेस होना चाहिए, वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस होना चाहिए जी। हर एक को वैक्सीन करो, डोर टू डोर जाओ। तो ये आपके पास एक सबसे पहला यही कदम है। दूसरा कदम है आपके अपने सब लोगों को मास्क के बारे में बताइए, एनजीओ को इन्वॉल्व करो, एरियाज में है, मंदिर है, उन्हें बोलो, लोगों को गाइड करें मास्क क्या है, मास्क कैसे यूज करें। और जरूरी नहीं है कि आपको हैंड वॉशिंग के लिए महंगे हैंड वॉश यूज करना है। 5 रुपए का सोप भी वही काम करता है, फॉर्मूला वही है, वो हर सोप का फॉर्मूला वही होता है। तो अब सिर्फ जो कपड़े धोने वाला उसमें कास्टिक ज्यादा होता है। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है हमारे पास, जो आने वाली सूरत हाल है, इसके ऊपर हम कह नहीं सकते आगे ये कितनी बढ़ सकती है। अगर लोगों ने एहतियात नहीं किया, इट इज गोइंग टू राइज, द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी ग्रिम। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही है, एक तो हम लोगों ने ये जो पहले ढिलाई कर दी ना, इसको बंद करें। थोड़ा मार्केट का जो ये सिस्टम है इसमें भी चेंजेस लानी चाहिए। और सबसे पहले लोगों को अभी इन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, वो गलती ही की थी, खोलना नहीं था मेरे ख्याल से, जब तक ये पूरा 0 पे नहीं जी। आता। खैर अब होगी गलती। जी। लेकिन जो ऑक्सीजन का सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास इस वक्त ऑक्सीजन एंड मेडिसिन सप्लाईज का है। तो इसकी अवेलेबिलिटी करके रखिए पहले से ही। मतलब पता है आने वाली सिचुएशन का कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक जानकारी, आपकी जानकारी के लिए, आज हम इतना रोना रो रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है। क्या हमारे देश में कभी फ्लड नहीं आया? क्या हमारी कंट्री में, स्टेट में कभी अर्थक्वेक नहीं आया? क्या उसमें लोगों को इंजरीज नहीं हुई? क्या कहीं कोई ऐसे ट्रेजेडी नहीं हुई जहाँ पे लोग बहुत सारे मतलब बीमार हो गए? आई मीन मतलब उनके साथ कुछ ट्रेजेडी होगी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, फूड पॉइजनिंग हो गई कई जगह, मिड डे के वक्त उनको फूड पॉइजनिंग होगी तो उनको हॉस्पिटलाइज किया। तो तभी भी सिचुएशन हमेशा वैसी ही थी वहां, तभी भी ऑक्सीजन नहीं मिले, तभी भी बेड नहीं मिले। आज भी वही सिचुएशन है। आज कोरोना है इसलिए हाहाकार है क्योंकि सारी मीडिया उस पर फोकस करके, पूरा वर्ल्ड उस पर फोकस करके है। बोलने के लिए सभी आते हैं, लेकिन उस टाइम पर ही अगर, आई एम सॉरी टू से, अगर आप जैसे मीडिया कर्मी इन सिचुएशन को हाईलाइट करते उस टाइम जब फ्लड आया, जब लोग बेड के अरेंजमेंट्स नहीं थे, जब अर्थक्वेक आए जगह जगह, नेपाल की हालत आपने देखी उस टाइम पर क्या हुआ था। सिचुएशन सर ऐसी ही थी हमेशा से। अब ये है कि अब कोरोना दिख गया, अब दिख गया देयर इज कोरोना। अदरवाइज बड़ी सारी बीमारियां क्यों, बर्ड फ्लू ये हो जाता है, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, ये सब चीजें, ये भी तो आ जाता है। फिर इसमें भी बड़े सारे लोग बीमार होते हैं, इनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो तभी भी किल्लत आती है। अब बात यह है कि उस टाइम भी इतना हाइप नहीं होता। आज सिचुएशन को बहुत ज्यादा हाइप किया भी जा रहा है, हो भी रहा है। और यहाँ तक कि कई कई जगह पे ऐसे भी आई है जहाँ पे नंबर काम नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे भी मेरी नजर में नोटिस में आए हैं कुछ कि ऐसे ही भेज दिया है बट वहाँ नंबर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी गलत है।
जेन्युइन चीजों को बताओ, जहाँ जेन्युइन चीज है उसको हाईलाइट करो। अभी हमको अल्लाह ताला ने हमको बचाया हुआ है, जम्मू कश्मीर को बहुत बचे हैं हम, अभी फिर हमारा हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में है। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें, अगर किसी को जहाँ पे 5,000 भी प्लान करना होगा ना, गरीब गरीब देखना नहीं चाहिए। वायरस तो वायरस है, वो अमीरी गरीबी नहीं देखता। चालान करो जिनके पास मास्क नहीं है। सबसे पहला है, मैं कह रही हूँ, एक तो वैक्सीनेशन और मास्क, ये दोनों को साथ लेके चलेंगे तो शायद हम कुछ जी बच सकेंगे। अदरवाइज अल्लाह बचाए इस सिचुएशन से। और आने वाले का हाल तो मैं बोल नहीं सकते। आई थिंक कहीं ऐसा ना हो कि हम भी महाराष्ट्र के लाइन में हो। और जो हमारे ये टूरिज्म स्पॉट्स है, इनको बंद कर देना चाहिए। जितने भी पिकनिक स्पॉट्स है, इन पे ताले लगा दीजिए, नो एंट्री लगाइए। सारे इवन फूड कोर्ट जो है वहां पर भी इनको बताइए कि यहाँ पे लोगों की गैदरिंग ना करें। जितने भी कैफेज हैं उनको भी मतलब उनका ना ये लिमिट कर दीजिए। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, रखते हुए ना, कायम करते हुए वो टेबल और चेयर अरेंज कीजिए। अगर कोई आया भी खाने के लिए तो एक डिस्टेंस होना चाहिए, ये क्राउड नहीं होना चाहिए। क्राउड पर बिल्कुल रोक जी जी लगाएं तो इस चीज से हम लोग बच सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन। और हम ये कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। और हम लोगों को ये, और लोगों को हम ये जागरूक कर सकते हैं कि भाई वैक्सीन कीजिए। क्योंकि जो कुछ रेशोज हमारे पास आए जिन्होंने वैक्सीन कराया है तो जी जी उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसमें सीवियर ओके इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, फीमेल्स कह रही है कि भाई हम अगर लगाएंगे इनफर्टिलिटी होगी। तो मैंने कल ट्वीट भी करके लिखा है कि कोई इनफर्टिलिटी नहीं होगी, वैक्सीन करिए। वैक्सीन जरूरी है, हर इंसान को करनी चाहिए। और भरोसा रखो साइंस पर, डॉक्टर क्योंकि आमिना साइंस ये कहती है बताएं जो हमने कि सरकार से लोग अभी जो वैक्सीनेशन को लेके जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रहे हैं कि लोग खौफजदा है वैक्सीन लगाने में, क्या कारण है, लोग इससे क्यों डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भारत बायोटेक का वैक्सीन के बारे आया तो उस टाइम पे हमारी ही गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाई कि नहीं, अप्रूवल नहीं दिया। फिर उसके कुछ महीनों के बाद अप्रूवल दे दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब लोगों को फिर दिमाग में यही लगा कि पहले अप्रूवल नहीं दिया, अब क्यों नहीं, अब किस लिए दे दिया, क्या कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इनको इलेक्शन जीतना है। जो बातें चल रही है मैं वही बोल रही हूँ, अपने से नहीं बोल रही, यही चल रहा है। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा लोगों में वहम है और कुछ अफवाहें झूठी कि कोई मर गया। बट आई डिडंट सी एनी केस, कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसने वैक्सीन लगाया और मर गया। हाँ, एक केस है, वो डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर्स थे, वो बाहर कहीं हुआ है, आई मीन आई थिंक समवेयर इन नॉर्थ, मगर इन कश्मीर में नहीं। तो वो दोनों डॉक्टर्स थे, वैक्सीन लगाया था। लड़की फीमेल डॉक्टर जो है वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में थी, उसको पीजी कर रही थी। तो उसको पेन हुई थी, तो पेन की वजह से उसके हस्बैंड ने उसको पेन किलर दे दिया, डिक्लोफेनेक, उस वजह से उसकी मौत हुई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई पेन हो या आपको बुखार हो, कुछ हो, तो वैक्सीन ड्यूरिंग 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज के पीरियड में आप कोई भी दवाई ना लीजिए बिना कंसल्टेशन डॉक्टर। जी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, आप हॉस्पिटल चली जाइए, हॉस्पिटल में आपको देखेंगे, मगर खुद से कोई भी दवाई नहीं लीजिएगा। मैं जो जी वैक्सीन लगा रहे मुझसे कंसल्ट करें, उनको मैंने यही कहा, ट्राई करो कि हफ्ते भर ही आप कोई दवाई ना खाओ। लास्ट टाइम एक केस मेरे पास आया, जी उसको थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उसको एलर्जिक है बेसिकली। तो उसने मुझे कहा कि इस तरीके से मेरा प्रॉब्लम है, फिर उसको मेडिसिन बता दी, पहले तुम ये यूज करो, उसके बाद तुम करो, वैक्सीन करने के बाद डोंट टेक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जी हाँ, इन केस अगर पैरासिटामोल लेंगे भी तो 250 mg या 500 mg बस, उससे ज्यादा न ले, अवॉइड करिए जितना हो सके। एंड अच्छी ड्रिंक, आप जूसेस पियो, इन चीजों को ले लो तो यू विल बी नॉर्मल। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन लेना चाहिए। ये सब रूमर्स है, ये कुछ लोग अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि वैक्सीन से ऐसा हो रहा है, ऐसा। मेरे पेरेंट्स ने भी वैक्सीन कर लिया है, दोनों पेरेंट्स ने, मेरे जहाँ पे मैं अभी जम्मू में हूँ उन लोगों ने भी वैक्सीन कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं। एंड आई एम माई सेल्फ गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट में सर्विस में नहीं हूँ, तो मेरे को अलग से ही, प्राइवेट से ही लगेगा। एंड आई एम नॉट 45+। तो अब इन्होंने कर दिया सबको फ्री, तो 18 टू मतलब अबव एज सबको फ्री कर दिया जी है। जी तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक वैक्सीन। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको एनकरेज कर रही हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने भी किया है, मेरे ने भी किया, मुझसे पूछ के सब खुदा की वजह से ठीक है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। जबकि मेरी मम्मी जो है वो थायराइड पेशेंट है, तो उनके 2-3 सर्जरीज भी हुई है, बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है, शी इज फाइन।
तो इसके लिए मतलब चलिए, अफवाह में अच्छी ना बात। जाए, जी वैक्सीन कराएं। जी, डॉक्टर आमिना, अच्छी बात आपने कहा कि वैक्सीनेशन को लेके आपने बात कही। जी जी, अच्छी बात आपने कही कि वैक्सीनेशन को लेके वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना, डॉक्टर्स का भी ये कहना कि वैक्सीनेशन लीजिए, चूंकि सेंटर ने भी कई दिन पहले इस बात का बज़ाहिर खुद ऐलान कर दिया कि 18 साल की उम्र के ऊपर से जितने भी अब हमारे नागरिक सिटीजन है पूरे हिंदुस्तान में, वो अब वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले कि 45 के ऊपर से था, अब 18 के ऊपर से। तो कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है। अब कुछ वक्त की कमी नजर रखते हुए कि आखिरी सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगा, मैं नियाजी साहब आपके पास आना चाहता हूँ। नियाजी साहब, ये बताइए कि हमने हाल ही में कुछ दिन पहले कई एक डॉक्टर साहिबान से बात की, हाल ही में हमने एसएमएच के एचओडी से बात की, और उन्होंने कहा कि जो ये सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक है, इसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है कि कौन सा एज, कौन सा बंदा इसमें मुलवस हो सकता है। अगर हम फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 की बात करें, उसमें ज्यादातर नौजवान जो बच्चे थे हमारे, वो उसमें मुलवस नहीं हो पाते थे, मतलब उनमें कोविड वायरस जो है असर नहीं करता था। मगर इस बार जो सेकंड वेव है, जो सेकंड वेव पैंडेमिक की कोविड-19 में, इसमें स्पेसिफिक एज नहीं है, हर एक बंदे में ये वायरस फैल सकता है। और अगर हम फिगर्स की बात करें, पिछले कई एक दिनों में हमने देखा कि 20 साल के नौजवान, उनकी डेथ हुई इसमें, और आज भी 25 अमवातें जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, और तकरीबन 3,000 से जायद केसेस आज जम्मू कश्मीर के अंदर आए। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप टैकल करना पड़ेगा हमें? आखिरी सवाल। जी नियाज़ी साहब। जी देखिए, आपने बहुत एक जबरदस्त सवाल पूछा है। ये होना किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से चाहिए था, लेकिन जितना मैंने इसमें जितना सुना है, जितने डॉक्टर्स को जितना मैंने तहकीक की है, उसमें ये है कि आप इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। पहले ऐसा था कि आप ये कहते थे कि जिनके जो एज लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, तो उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है, जो फर्स्ट वेव थी। लेकिन सेकंड में जो मोस्टली डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये बच्चों तक भी फैल गया उनकी। और इसके देखिए आप सिम्टम्स भी जो पहले थे वो टोटली डिफरेंट थे। अब इसके सिम्टम भी चेंज हो चुके हैं कि आपको अगर फीवर नहीं है फिर भी आपको हो सकता है। अगर और बच्चों में मोस्टली ये देखा गया कि उनको जो स्किन पे कुछ रेडिश टाइप का कुछ हो जाए तो उनमें भी देखा जाता है। अब तो ये एज ग्रुप या इस तरीके का कोई भी मामला नहीं रहा, क्योंकि हवा में अब इस तरीके से फैल चुका है कि हर शख्स को होने के ज्यादा चांसेस है, और ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा स्पीड से जो है वो ये अब सोसाइटी में फैल रहा है। अब इसको किस तरीके से टैकल करना है, अब मसला ये है कि इसमें मेरे हिसाब से जो खासकर अगर दो चार जगह से हमें सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि कल मद्रास हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें दोषी ठहराया कि जो सेकंड वेव है इसको फैलाने के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। क्योंकि वेस्ट बंगाल इलेक्शन को आप देख लें, जो कुंभ का मेला है, हम ये इनको दोष नहीं दे सकते, लेकिन जो एक फिगर आती है कि वहां से मैक्सिमम लोग जो है वहां से जो है इससे शिकार हुए हैं। अब अगर आज भी हम इसी चीज में कि फला जो लोग हैं वो इसके जिम्मेदार है, फला है, तो उससे हटकर हमें एज अ कलेक्टिव एफर्ट इसमें लगाने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से खासकर अगर जम्मू कश्मीर के लिए बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी तक कुछ उस तरीके से इफेक्ट नहीं हुआ जिस तरीके से महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी हुआ है। तो हमें एक सबक लेना चाहिए इस चीज से। वो ये सबक है कि आज जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारी, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां पे जो लोग वहां पे हमारे मौलवी हजरात हैं, जितने भी लोग हैं जो रिलीजियस टीचर हैं वहां पे, तो उनको सामने आकर आवाम को अवेयर करने की जरूरत है। और दूसरी एक चीज, हम जिस तरीके से ये फिगर बता के कि क्या जम्मू कश्मीर में अब क्या होगा क्या नहीं, तो इसमें आवाम के बीच में मेरे हिसाब से डर का जो माहौल वो भी नहीं फैलाना है। तो ऐसा भी मामला नहीं है। हमारा ये मानना है कि देखिए मौत जिसकी आएगी तो जिस दिन आनी होगी वो आएगी, बाकी किसी बीमारी से भी आ सकती है, इंसान अच्छा भला भी होगा तो मौत आएगी। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी इस चीज की बनती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और आप अपने माशरे के लिए क्या सोच रहे हैं। आज हर इंसान को ये चाहिए कि अपने घर में बैठे, और जिस तरीके से ये शादी ब्याह में जिस तरीके से बारात का ये 50-40 जो लोगों का हजूम हम इकट्ठा करके अभी भी जो जश्न मना रहे हैं, जो खुशियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो आज इंसानियत में जो सारे लोग आज जूझ रहे हैं, जिस तरीके से आप दिल्ली के हालात देखें, अब महाराष्ट्र के हालात देखें, लोगों को ईंधन के मतलब जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए वहां पर जगह कम पड़ गई है। तो हमें इस चीज से सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर पे ये हालात आने से पहले अभी तक भी हमारे हाथ में सारी चीजें हमारे हाथ में है। हमें ये चाहिए कि हम मास्क जो है वो सारे लोग लगाना शुरू कर दें, सबसे पहली चीज। उसके बाद ये है कि जो इस तरीके से जो गैदरिंग इकट्ठी करनी है जो है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करें। और दूसरी जो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वो सामने आए और आकर आवाम को अवेयर करें और वो समझाएं कि वैक्सीनेशन जो है वो ड्राइव जो चल रहा है, मैक्सिमम लोग जो है वो वैक्सीनेशन ले लें।
कहाँ कहीं ना कहीं सरकार से गलती हुई कि जहां पर वैक्सीनेशन होना चाहिए था उस वक्त सरकार जो है एक्सपोर्ट करने में लगी रही, संजीदा नहीं रही। सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन को ज्यादा उनके लिए तरजीह दी। लेकिन अब मसला ये है कि क्या सरकार को दोष दे के अब सारे सारे लोगों की जान जोखिम में डालना वो भी तो नहीं है। सरकार से जो हुआ वो हुआ, क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम का जम्मू कश्मीर का हालात देखेंगे तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे वास्ट है। क्योंकि अगर इंडिया में बाकी जगह पर 2000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है तो जम्मू कश्मीर में 3000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। आप बाकी देख रहे जो ये जी फिगर जो हमारे जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जितने भी जो फिगर हमारे सामने बता रहे हैं वो पार्टिकुलर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बता रहे होंगे या कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की बता रहे होंगे, या जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट की बता जी रहे होंगे और कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट की बता रहे होंगे। लेकिन अगर आप बाकी जो रूरल एरियाज हैं वहां की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस तरीके से आप जिस जगह से मैं आता हूँ पुंछ, तो पुंछ में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। राजौरी में मेडिकल कॉलेज दे दिया गया, लेकिन वहां पर भी पिछली बार किसी जो है वहां की सोसाइटी के किसी मेंबर ने जो है 3 वेंटिलेटर उनको जो है गिफ्ट किए हैं। ये चीज है, लेकिन अभी ये इस चीज का सोचना हमें बहुत साल पहले था जब हम वोट दे रहे थे, जब हमारी सरकारें थी, तो उनसे ये डिमांड करनी चाहिए थी कि आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करो। और ये एक संदिग्ध एक तल्ख हकीकत है कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साथ कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो उमर की रही हो, जी मुफ्ती की रही हो, कोई भी सरकार बीजेपी कांग्रेस की रही हो, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार जो है वो उसने संजीदगी से काम नहीं किया। लेकिन आज जो चीज बन रही जी है, आज अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि हम नेक्स्ट एक हफ्ते में जो है जम्मू कश्मीर में 23 हॉस्पिटल को उन्होंने कहा कि हम कोविड के लिए स्पेशल वो रखेंगे, ऑक्सीजन का जो प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट में लगा देंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल करे और एक कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। आप देखिए कि टुलिप गार्डन जब से खुला तो एलजी साहब ने भी ट्वीट करके कहा कि सारे लोग आए और टुलिप गार्डन को देखें, तो जो इस सिचुएशन में शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम एक दूसरे को अभी भी ब्लेम करेंगे तो सरकार को सबसे पहले मेरे हिसाब से आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि कंप्लीट लॉकडाउन करें। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो चीजें जरूरत की हैं, जी उनके लिए आप खोलें, कुछ घंटों के लिए खोलें, एक दिन के लिए खोलें, और जिस तरीके से भी उनको ये मुनासिब लगे कि आप रुकावट लगा सकते हैं, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारी जी सोसाइटी का आज एक सबसे ज्यादा वो बनती है कि सोसाइटी सामने आए और मास्क पहनना शुरू करें सारे लोग, उसके बाद वैक्सीनेशन। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा, अगर जो मैडम ने भी कहा कि मैक्सिमम लोगों के बीच में ऐसी चीजें जाती हैं कि जो वैक्सीन लगाएंगे उनसे मौत हो रही है, या कुछ और भी है कि रिलीजियस टाइप से जो है ये वैक्सीन कहीं खराब है, हमको नहीं लगानी चाहिए, तो इसमें जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस टीचर्स हैं, तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से रोल प्ले कर सकते हैं और इसमें, और उनको सामने आना भी चाहिए। इस वक्त जो इस तरीके से हालात बने बने हुए हैं उनको सामने आकर आवाम को अवेयर करना चाहिए। जी अच्छी बात कही आपने कि हमें इस वक्त किसी के ऊपर कोसना नहीं चाहे। अच्छी बात कही आपने नियाजी साहब कि कलेक्टिवली हमें काम करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, और खासकर जो सिस्टम में बात की जा रही है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोताही हो सकती है, पर इस वक्त हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। मैं सीधे आखिरी सवाल मैं काजल के पास भी जाऊंगा। काजल, ये बताइए कि अब जब देर आई तो दुरुस्त आई, अच्छी बात है, जो क्योंकि संजीदगी इख्तियार कर रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड पे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी बंद कर दिया गया, हालांकि स्कूल को भी बंद कर दिया गया। हर एक उस तरीके से देखा जाता है कि जहां पर लार्ज गैदरिंग हो वहां पर फिलहाल के लिए क्लोज रखा जाए ताकि इस कोविड-19 को सर्ज से बचाया जाए। क्या लगता है आपको किस तरीके से अब हमें टैकल करना पड़ेगा आने वाले वक्त में, और लोगों को क्या एहतियात बरतने होंगे जो अक्सर हमें एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलते हैं? जी काजिद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो कलेक्टिव एक्शन की बात हो रही है, आई एम टोटली एग्री विद ऑल माय पैनलिस्ट, बट यहाँ पे एक पॉइंट रेज होता है, जिस तरीके से आप भी पूछ रहे हैं कि क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए। आई थिंक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये 2 चीजें हैं जिस पे इस समय पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस समय पे लोगों का विश्वास अगर एडमिनिस्ट्रेशन खोती है तो ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें गांधीनगर हॉस्पिटल या हमारा जो जीएमसी है या कठुआ देखें, वहां पे काफी नंबर में लोग जो हैं अपना टेस्ट करवाने, कोविड टेस्ट करवाने वहां पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज दिख रही है। लेकिन आज जो हुआ है वहां पे सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतलब फॉल्स चीज देखने को मिली है, जिसमें कि जो जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, उसने एक नोटिस जारी किया है कंट्रोलर ऑफ स्टोर प्रोविजन मेडिकल स्टोर जम्मू को, जिसमें कि 3 फॉल्स पॉजिटिव केस, आई थिंक ये वर्ड पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, 3 फॉल्स पॉजिटिव केस जिसमें सामने आए हैं हमारे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में। तो इस बीच में
ये सबसे बड़ी एक जो बात निकल के सामने आ रही है, ये जो आरएटी जो किट है, ये जो है ये एंस्ट्रॉम बायोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो लिया जी गया है, और मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें यही किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो मैक्सिमम टेस्टिंग है इन्हीं किट्स के द्वारा हो रहा है वहां पे। तो इस बीच में अगर इस तरह की अगर न्यूज या खबरें सामने आएंगी पब्लिक में, तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है आम पब्लिक का, वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारा टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसके बीच से वो खोएंगे, और जब विश्वास खोएंगे तो ऑब्वियस है वो टेस्ट करवाने नहीं जाएंगे। तो ये काफी एक जी चिंता का विषय सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है, जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अकाउंटेबल जी होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको जो कॉमन जो मासेस है उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। जो कलेक्टिव एक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव एक्शन में सिर्फ कॉमन मासेस को नहीं देख सकते हैं, हम हमें जो हमारा जो गवर्नमेंट है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उसे इंक्लूड करके देखना पड़ेगा। क्योंकि कलेक्टिव में हम जी सिर्फ आम लोगों को नहीं देख सकते हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन आम जनता मिलके काम नहीं करेगी, जब तक ये दोनों मतलब टू वे प्रोसेस है ये, जब तक ये वो हमारा जो कॉमन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं समझेगा कि कॉमन जो लोग हैं उनकी क्या चिंता है। इवन आज काफी उसमें दिखाया गया न्यूज चैनल्स में कि इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं जो वो टेस्टिंग के लिए वहां पे लोग खड़े हुए हैं। तो इस बीच में मतलब काफी रश है, कोई पर्टिकुलर ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें कि वो लोग सडन उनका टेस्ट हो पाए और उनको रिपोर्ट मिल पाए। तो ये काफी चिंता का मतलब विषय मुझे सामने आ रहा है। और रही बात की किस तरीके की जो हमारा आई थिंक जो डिस्कशन का मुद्दा भी था कि क्या हमारा जी ये सेकंड वेव के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या जेएनके का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या ये रेडी है। तो इस बीच में अगर हम जीएमसी की बात करें तो जीएमसी में ठीक है, वहां पे जीएमसी का जो हालात है जो एज कम्पेयर टू जो उसकी प्रीवियस सिचुएशन थी उसने इम्प्रूव किया है लिटिल बिट। बट अगर हम कहें अगर एक ओके ब्रेकडाउन हो जाता है मतलब इस एपिडेमिक का, तो जो लोग पुंछ से, रामबन से, डोडा से जो वहां पे जो हमारा जीएमसी अगर वो वहां पे आते हैं, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा जीएमसी को ये सब सिचुएशन हैंडल करना। और रही बात सांबा डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें अभी मैं रिसेंट पढ़ रही थी, तो इसमें जो है मतलब मुझे हैरानगी हुई खुद देख के। जो वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो काफी मतलब श्योर थे कि हम हैंडल कर लेंगे। बट व्हेन दे सेड कि यहाँ पे सिर्फ 100 बेड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, और ऊपर से अभी जो आईआईटी के जो साइंटिस्ट हैं उनका रिसेंट जो अभी उनका रिपोर्ट आया है, उन्होंने ये उसमें साफ साफ चीज दर्शाई है कि 4 मई से लेके 14 मई तक जो केसेस का जो मतलब जो केसेस है जो वो मतलब जो पीक पे जाएंगे, वो काफी चिंता का विषय वो बनाने वाले हैं। तो इस बीच में अगर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जीएमसी कह लें या कठुआ हॉस्पिटल कह लें या हम अपना सांबा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह लें या गांधीनगर जो अभी रिसेंट टेम्पररी कोविड हॉस्पिटल जो डिक्लेयर किया गया है, तो उनका जो प्रेपरेशन है वो कहीं ना कहीं मुझे फीका पड़ता दिख रहा है। क्योंकि वहां पे इस समय मतलब जो उनका सिचुएशन है वो रिसेंट सिचुएशन संभालने के लिए वो ठीक है, इम्प्रूव भी किया नो डाउट। उन्होंने पीछे से जो फर्स्ट जो वेव था उससे कुछ सीखा भी है, उन्होंने इम्प्रूव भी किया है। बट अगर हम कहें कि दे विल प्रिपेयर देयर सेल्फ फॉर कमिंग द वर्स्ट सिचुएशन, वो ऐसा नहीं है, वो नहीं प्रिपेयर है वो कहीं ना कहीं। तो कलेक्टिव में मैं कहना बार बार मैं यही कहूंगी, जो हम कलेक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्शन में हमारा गवर्नमेंट भी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कॉमन मासेस। अगर हम बात करें कि पिछले टाइम जो फर्स्ट वेव था, जो कॉमन मासेस थी, उन्होंने जी बीइंग जी अ वॉलंटियर बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का था, चाहे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का था। जो हमारे जो मार्जिनलाइज सेशन से जो लोग हैं उनके लिए जो काम था वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया गया था कॉमन मासेस के द्वारा ही। बट स्टिल कहीं ना कहीं जो फ्लॉ आता है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके काम कितने आइडेंटिफाई किए, उन्हें कितना। अब जिस तरीके से भी रिसेंट मैं भी सुन रही थी कि यूथ को काम करना चाहिए, उन्हें मोहल्ले में ग्रुप्स बनाने चाहिए, इस तरीके का जो हमारे पीएम है उनका स्टेटमेंट आ रहा है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि वो कितने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने अप्रिशिएट ले, वो कितना मतलब ले रही है कि हमें आगे आगे काम करना चाहिए, हमें यूथ को अवेयर करना चाहिए। उन्होंने कितने हद तक जो पीआरआईज हैं उन्हें इंक्लूड किया, उन्होंने कितने हद तक जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी, कितने जो हमारे कॉमन जो यहाँ पे पीआरआईज के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, उनसे चर्चाएं की कि हम किस तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। इवन अभी जो हमारा जम्मू है उसमें रिसेंट जो हमारे ट्रांसपोर्ट का जो इशू आ रहा है सामने कि वो लोग मतलब वो लोग एग्री ही नहीं कर रहे हैं कि 50% जो है वो पैसेंजर के साथ वो
अपना जो बस का वो जो सर्विस है वो कंटिन्यूटी में रखें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक ह्यूज फेलियर हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी साइड से कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझा नहीं पा जी रहे हैं, उन्हें अवेयर नहीं कर पा रहे हैं कि फ्लॉ क्या है। आई थिंक उन्हें कहीं ना कहीं सोशल जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फेल हो रहा है लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। और जब तक आई थिंक हम ये सोशल जो सिक्योरिटी है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट का हम कह लें या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन है उनका हम कह लें, जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एश्योर नहीं करता है उनका सोशल सिक्योरिटी, आई थिंक तब तक वो मतलब नहीं हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। और एक चीज मैं सर इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी, जी सोशल जी जी मीडिया जो हमारा वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम दिल्ली का देखें, उन्होंने जी काफी जो सोशल मीडिया जो कैंपेन्स हैं वो चलाए जिससे कि लोग अवेयर हो सकें। जैसे कि मैम आल्सो सेड कि मास्क वगैरह हमारा होना चाहिए प्रॉपर, हमें हैंड वॉशिंग का ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब से ये 370 हमारा मतलब 370 के बाद जो हमारा पूरा जो इंटरनेट का जो इशू रहा है, कहीं ना कहीं जो है जी हमें शायद वो आदत भी छूट गया है मतलब इंटरनेट का कि किस तरीके से हम इसे मतलब बेस्ट वे से यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है हमारा 370 के बाद। सबसे बड़ा मुझे लगता है ड्रॉबैक यही रहा है। और क्योंकि नहीं मतलब प्रॉपर ढंग से प्रॉपर वे से सोशल मीडिया कैंपेन्स नहीं जितने तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ वो प्रॉपर जो है मीडिया का नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हम फेल रहे हैं उस चीज से। और आई थिंक 370 के जाने के बाद जो नेट का इफेक्ट रहा है वो एक मेजर इफेक्ट रहा है जिसके कारण की ये हमें फेलियर देखने को मिली है। बट मैं स्टिल यही कहूंगी गवर्नमेंट का इस टाइम पे अकाउंटेबल होना और ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विश्वास है अगर हमारी गवर्नमेंट इस समय पे खोती है तो शायद मुझे लगता है सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। जी सर। मुदस्सिर के पास, मुदस्सिर आपके पास जाना चाहता हूँ कि आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका भी फीडबैक लेना चाहूंगा मैं। कहते हैं कि द पीपल यूनाइटेड विल नेवर बी डिफीटेड, ये कि हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। इस वक्त किसी को क्रिटिसाइज हम इन हालात में नहीं करना पड़ेगा, हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। मुदस्सिर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि जम्मू व कश्मीर के अंदर क्वारंटाइन जो सेंटर्स बनाए रहे हैं, इंडोर स्टेडियम जो श्रीनगर के अंदर है उसको क्वारंटाइन में तब्दील किया गया, या हज हमारा कम्प्लेक्स है उसको क्वारंटाइन में तब्दील किया गया है। अभी भी उतनी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है जिस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करो दिल्ली को लेके। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पब्लिक को साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतनी पड़ेगी, इस लड़ाई को टैकल करनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से हम देखिए एक साल पहले अगर बात करेंगे जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी उसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पब्लिक ने भी साथ दिया था, और जब लॉकडाउन पूरा कर दिया गया था और लॉकडाउन में भी लोगों ने काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। अब इस बार भी कुछ खबरें आ रही है कि शायद आने वाले वक्त में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को साफ किया कि आखिरी ऑप्शन जो रहेगा वो लॉकडाउन रहेगा अगर उतनी हालात खराब हो सकती है। और अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर वीकेंड लॉकडाउन वो स्टार्ट हो चुका है। क्या कहेंगे आप अब जो सूरत हाल को पूरे सूरत हाल को सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी आपको आपकी लोगों तक, और किस तरीके से हमें ऐसे हालातों से टैकल करना पड़ेगा? जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि कोई भी नथिंग रिमेन्स फॉरएवर। एक टाइम पे 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी काफी डिवास्टेटिंग था, डेडली वायरस था वो। उसमें भी ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल जो वर्ल्ड में है वो हिट हो गई थी। एस्टिमेटेड आई गेस 20 to 50 मिलियन पीपल उसमें मर गए थे। तो बाद में वो भी खत्म हो गया, तो कोई चीज रहने वाली नहीं है। बट एक चीज है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। चाहे वो सोशल जी एक्टिविस्ट हो, उनको नियर अपने खाली फेसबुक तक महदूद या सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहना है। चाहे हमारे जी जो जी इमाम साहब है, चाहे हमारे बाकी प्रीचर्स है, इस्लामिक प्रीचर्स है या काफी दूसरे प्रीचर्स है, उनको भी खाली महदूद अपने अपना इस्लाम तक या दूसरे कोई मजहब तक नहीं रहना। उनको अपना रोल देना, उनको अपना जो रोल है सोसाइटी को देने का वक्त आ गया, सबको देने का वक्त आ गया है कि जिसके पास जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास जिस चीज का प्रोफेशन है, जिसका प्रोफेशनल है, उसको वो चीज यूज करनी है इस टाइम पे, लोगों की मदद करने में, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने में।
और मैं ये भी चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो लोगों को, जैसे कि काजल मैम ने अभी भी बोला कि उनको जो भी पीआरआईज है और बाकी जो यूथ है उनको एंगेज करना है इन चीजों में, उनसे भी सजेशंस लेनी है। क्या पता जो आगे वाली सजेशन हो वो इन ऑन द चेयर बैठे वाले बाबू से अच्छी हो, दैट कैन बी बेटर। उनसे भी सजेशन ले ले और उनको भी एंगेज किए ताकि सबको अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास हो जाए, ताकि हम ये जंग जो है लड़ सकेंगे। कलेक्टिवली हमें ये लड़नी है और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर हम इस पे पूरा फोकस करेंगे, पूरी चीजों को सब अपना अपना जो रोल है प्ले करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें हम कोरोना को जल्द से जल्द हराएंगे। और जल्द से जल्द जो एज ऑफ नाउ 3 वीक्स के लिए एट लीस्ट यहाँ पे एक कर्फ्यू नाफिज लॉकडाउन होना चाहिए। उससे आप देख सकते हैं पिछली दफा मुंबई में अभी ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, अभी जो वहाँ पे पॉजिटिव केसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। पर डे 3000 आ रहे, पहले पर डे 8000 प्लस था। अभी जो नए जो उनका जो स्टैटिस्टिक्स है उनमें कम आ गई है, तो इसलिए लॉकडाउन इज एन गुड ऑप्शन। वो अगर कुछ वीक्स के लिए लगता है तो अच्छा रहेगा। उसके बावजूद साइड जो आपका यूथ है उसको एंगेज कीजिए, बाकी लोगों को खुद अपनी वो जिम्मेदारियों का एहसास लेना है और आगे आना है। That will be- चले, हर एक तबके को, हर एक उस कम्युनिटी को जो ऑन ग्राउंड पर काम करती है या काम करने के लिए आगे आते, हर एक को काम करना पड़ेगा। कलेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना पड़ेगा, पब्लिक को भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक का भी साथ देना पड़ेगा। और पूरे सिनेरियो को देखते हुए किस तरीके के सही इकदाम होंगे कोविड-19 जो सेकंड वेव उसको टैकल करने के लिए, हम सबको सामने आना पड़ेगा। मगर आखिर में यही बात सामने आती है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से जिन गाइडलाइंस को हमें कहा जाता है इंप्लीमेंट करने के लिए कोविड-19 को से बचने के लिए, वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, फेस मास्क पहनिए। बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप घर से बाहर निकलते तो फेस मास्क पहने। मैं अपने व्यूवर से कहूं कि बार बार हम इस बात को ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पास यही कुछ एक ऑप्शन है जिससे हम इस कोविड-19 को हैंडल कर सकते हैं, इसको डिफीट कर सकते हैं और आखिरकार इसे कामयाब हो सकते हैं। तो यही गाइडलाइंस हमें एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है और होम डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार हमें ऐसे ही गाइडलाइंस मिल जाते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, हालांकि घर से बाहर निकलना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा ऐसे हालातों में, मगर अगर आपको कोई इमरजेंसी काम पड़ती है या एसेंशियल इमरजेंसी काम कोई पड़ जाता है तभी आप घर से निकले। मगर घर से निकलने के बाद अपने मुंह पर फेस मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। और जो वैक्सीनेशन का ड्राइव अब अमल में शुरू आ रहा है कि कल से रजिस्ट्रेशन उसमें 18 साल के ऊपर के नौजवान रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ ऑप्शन है जो हमें बार बार गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं सब अपने पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वक्त दिया हमारे साथ। काफी बिजी शेड्यूल है आप सबका, आपने हमारे साथ वक्त दिया। हमारे साथ काजल जी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ सर्व किया। मैं डॉक्टर आमिना शेख आपका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपका भी काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल था लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ सर्व किया। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने हमारे भाई हैं मुदस्सिर साहब, आपका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने वक्त निकाला क्योंकि आप भी अक्सर इन हालातों में आजकल बहुत बिजी रहते हैं, ऑन ग्राउंड पर काम करने के लिए वॉलंटरी काम करते हैं, आपकी तंजीम भी वॉलंटरी काम करती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। उसके साथ साथ में हमारे एक और पैनलिस्ट जो अतौला नियाज़ी साहब थे, नियाज़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी अपना वक्त निकाला क्योंकि आप भी इस वक्त बिजी है, काफ़ी ऐसे सोशल इश्यूज पर काम कर रहे हैं। आपने अपने वक्त निकाल कर हमारे साथ सर्व किया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आखिर में आप सबका एक दफ़ा फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना काफ़ी शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी आपने अपना शॉर्ट टाइम पे हमारी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए अपना वक्त हमारे साथ सर्व किया। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू सर।